नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है। खुलासा तो कम से कम एकदम हालिया है, हालांकि बहुत दिन पुरानी घटना नहीं है। आज की घटना है गुजरात प्रदेश से और एक शहर है भरूच। भरूच शहर के भोलाव इलाके में एक बहुत बड़ा और गंदा नाला बहता है। 4 मार्च 2025 को नाले के पास काफी कुत्ते एक काली पॉलीथीन के पीछे पड़े थे। किसी एक खाद्य पदार्थ के पीछे जब आवारा कुत्ते 10, 12, 15 जाते हैं तो उनमें आपस में चिल्लपों बहुत होती है, एक दूसरे को भौंकते बहुत हैं। सबसे पहले उसको उठा लेने की उनके अंदर प्रवृत्ति आ जाती है। तो इतने ज़्यादा शोर शराबे में वहाँ से निकल रहे दो लोगों ने जानने की कोशिश की कि आखिर ये कुत्ते किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। वो दोनों लोग नज़दीक गए नाले के पास जहाँ पर वो कुत्ते आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो उन्होंने ये देखा कि ये कुत्ते काले रंग की एक पॉलीथीन को बाहर खींचने और उसको नोचने के चक्कर में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, भौंक रहे थे। दोनों ने नज़दीक जाकर जब देखा तो वो भौचक्के के रह गए। उस काली पॉलीथीन का कुछ भाग फटा हुआ था और उसके भीतर एक इंसानी सिर दिखाई दे रहा था। खासकर उसके बाल दिखाई दिए, जिससे ये पता लगा कि ये सिर है और इंसानी सिर है। फौरन चिल्लाए वो लोग, आसपास से लोग इकट्ठा हुए, पुलिस को खबर की गई, पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस मौके पर पहुंची, उस पॉलीथीन को खोलकर निकाला गया और उसमें सिर्फ एक कटा हुआ सर था, पुरुष का था। उसको पुलिस ने कब्जे में लिया, उसकी जांच की गई, फोटोग्राफ, फॉरेंसिक ये सब हुआ और फिर उसे सील करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इसी के साथ पुलिस उस शख्स को पहचान जो जिस तरीके से होती है, फोटोग्राफ उसकी मिलना, पब्लिश कराना, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भेजना, उसको सभी वायरलेस सेट पर सभी थानों को और आसपास के ज़िलों को बताना, जो एसओपी है पुलिस उसके लिए परेशान होने लगी। पुलिस का एक धड़ा था जिसे इस बात का यकीन था कि अगर सर यहाँ पर मिला है तो शरीर के दूसरे हिस्से भी आसपास ही मिलेंगे। खैर, भरूच पुलिस ने 6-7 अलग अलग टीमें बनाई और 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर की दूरी पर उसे नगर निगम के कर्मचारियों के साथ शरीर के दूसरे अंगों की तलाश शुरू कर दी। अगले 4 दिनों में भोलाव और आसपास के इलाकों के नाले और नालियों में पुलिस को रह रह के कटे हुए इंसानी अंग मिलते रहे। कहीं हाथ, कहीं पांव, कहीं धड़ और कहीं कुछ और। अखबार इसको लगातार लिखते रहे कि आज बायां हाथ मिला, आज दाहिना हाथ मिला, आज पैर का एक पोर्शन मिला। इस तरह से लिखते रहे और एक भरूच में सनसनी सी मच गई, क्योंकि उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। भरूच शहर के सभी 31 थानों पर हाल में गायब हुए या जिनकी गुमशुदगी लिखी गई है, ऐसे तमाम लोगों के मिसिंग रिपोर्ट उसकी मंगाई गई और फिर उनको कंसोलिडेट किया गया, उसमें उसकी छानबीन शुरू की गई। इसमें 35 से 40 वर्ष की एज ग्रुप वाले पुरुषों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू की पुलिस ने। इसी बीच पुलिस को किश्तों में मिल रहे इन लाश के टुकड़ों में से ही इस केस का पहला क्लू मिला। पुलिस को नाले से बरामद एक कटी हुई बांह पर सचिन के नाम का टैटू मिल गया। पानी वानी से जब उसे साफ किया गया, हर तरह से उसे, जैसे सिर का हिस्सा था उसे खूब पानी में साफ करके, बालों को उसके संवार के, उसकी फोटोग्राफ लेके तब ये पब्लिश की गई थी। क्योंकि ऐसे
गंदगी में नाले के खराब जो उसका उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें किसी की पहचान होना, सामान्य आदमी की भी पहचान होना मुश्किल हो जाती है। जैसे होली के दिनों में आप बीसों तरह के रंग अगर आपके सिर पे मुंह पे लगे हों, सिर भी रंगे हुए हों, हाथ पैर भी रंगे हों, तो जब तक पास ना आए व्यक्ति और जानने वाला ना हो, उसकी पहचान करने में मुश्किल होती है। तो इसलिए जब बहुत ज़्यादा ख़राब परिस्थितियों में इस तरह के शव मिलते हैं तो उसको अच्छे से उसका धूल मिट्टी या कीचड़ सब उसको साफ करके तब उसकी फ़ोटोग्राफ या उसमें पहचान के चिन्ह पुलिस ढूंढती है। बहरहाल सारे जो जितने अंग मिले थे उनकी साफ सफाई करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कायदे से देखा गया कि शरीर में कोई दूसरी चीज़ तो नहीं मिली, लेकिन फिलहाल ये तय हो गया कि मरने वाले का नाम सचिन ही रहा होगा। इत्तेफाक से जिस रोज ये लाश नाले में, ये सिर नाले में बरामद हुआ था पहली बार, उसी रोज उससे एक रोज पहले शहर के सी डिवीजन थाने में सचिन नाम के एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। अब पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने वाले उस शख्स को लाश की शिनाख्त के लिए बुलवाया और जब शिकायतकर्ता को टुकड़ों में बटे उस इंसान की लाश पोस्टमार्टम हाउस में दिखाई गई, अलग अलग समय में मिली, अलग अलग समय में पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई, वहाँ डॉक्टरों ने उसको सब एक साथ जोड़ के एक शरीर का आकार दे के, और क्योंकि इतनी जगह से कटी फटी वो लाश थी, 9 टुकड़े बरामद हुए थे लाश के, कि उसमें पोस्टमार्टम में कुछ बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। गनशॉट देखने के लिए ही उसमें ज़्यादा चीर फाड़ की ज़रूरत थी, बाकी चीज़ें बहुत साफ थी कि कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज। तो जैसे ही जिसने ये लिखाई थी गुमशुदगी, उसने वो लाश देखी, वो अफसोस से बदहवास हो गया और बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि ये वाकई सचिन था और सचिन के भाई मोहित चौहान ने इसकी पहचान की थी। इसका पूरा नाम सचिन चौहान था, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर का रहने वाला था और भरूच की एक फैक्ट्री में पिछले कई सालों से काम करता था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी उसके भाई मोहित चौहान ने, और साथ में सचिन का दोस्त शैलेंद्र भी उस समय आया था। भाई से पूछा गया कि तुम कैसे बिजनौर से आए, क्योंकि भाई यहाँ काम नहीं करता था सचिन का, वो बिजनौर में ही रहता था। तो उसने कहा कि साहब 4 मार्च से पहले से, उसने ये बताया कि 4 अप्रैल 2025 को नाले से ये बरामद हुई थी और 24 मार्च की रात से मेरे भाई का मोबाइल मिल नहीं रहा था। 24 और 25 को उसने व्हाट्सएप पर बात की थी, कई बार कॉल करने के बाद भी उसने कॉल नहीं उठाई थी। तब शंका हुई थी, लेकिन 26 की रात से वो मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया और तब मैं बिजनौर से सीधे भरूच के लिए चल दिया कि आखिरकार बात क्या हुई। वहाँ से जब मैं आया तो वहाँ शैलेंद्र से मुलाकात हुई। शैलेंद्र भी बिजनौर का ही रहने वाला था। शैलेंद्र से पूछताछ हुई, शैलेंद्र से बातचीत हुई और पूछा उससे सचिन के बारे में, तो उसने कहा हमसे भी बात नहीं हो पा रही है 4-5 दिन से। और दोनों ही लोग थाने पर गए थे, डिवीजन थाने पर, वहाँ उन्होंने सचिन की गुमशुदगी लिखवाई थी। पुलिस ने फिर सचिन के दोस्तों और दुश्मनों के बारे में पता लगाना शुरू किया और पुलिस को सचिन के दोस्त शैलेंद्र का पता लगा। भाई से पूछा गया तो उसने कहा कि 28 मार्च को सचिन के भाई मोहित चौहान के साथ शैलेंद्र भी गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवाने पहुंचा था। पुलिस ने अब शैलेंद्र से पूछताछ की बात सोची, लेकिन सिर्फ शैलेंद्र गायब हो चुका था, वो शहर में नहीं था, बल्कि उसका मोबाइल भी अब स्विच्ड ऑफ आ चुका था। अच्छा, और इत्तेफाक ये कि शैलेंद्र था जिससे सचिन की आखिरी बार मुलाकात हुई थी
ऐसे में शैलेंद्र से पूछताछ जरूरी थी, क्योंकि जब वो गुमशुदगी लिखवाने गया था और पूछा गया था तो उसने बताया था कि हमारी अंतिम बार बात मुझसे ही उसकी अंतिम बार बात हुई थी और अंतिम बार मैंने ही उसे 24 मार्च को मुझसे ही वो मिला था। तो जब उसका कुछ पता नहीं लगा तो अच्छा, मोबाइल भी उसका स्विच ऑफ था। पुलिस भी हैरान हो गई कि ऐसा क्यों हुआ कि उसने मोबाइल फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर दिया, तब जबकि वो खुद ही उसकी गुमशुदगी लिखवाने गया था। एक हैरानी की बात और कि सचिन के भाई मोहित ने बताया, शैलेंद्र ने बताया कि अंतिम बार उसकी 24 मार्च को मुलाकात हुई थी शाम के समय। उसके बाद से उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद से मेरी न मुलाकात हुई न कोई बात हुई, ऐसा शैलेंद्र ने पुलिस को बताया था। लेकिन सचिन के भाई ने यह बताया कि 25 और 26 को भी हम लोगों की व्हाट्सएप से बात हुई, चैट हुई। बार बार फ़ोन करने के बाद भी मेरे भाई ने फ़ोन नहीं उठाया। तो पुलिस को ये शक पैदा करने वाली बात थी। और एक ये ट्रेंड भी है कि लोगों को डॉज देने के लिए, लोगों को चकमा देने के लिए, पुलिस को चकमा देने के लिए, कोई वारदात करने के बाद जिसके साथ कोई वारदात हुई हो उसका मोबाइल लेकर लोग 2, 4, 6 दिन तक मैसेज करते हैं, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि नहीं, ये अभी जिंदा है, किसी वजह से बात नहीं कर रहा है। लेकिन पुलिस को इसके इस व्यवहार पर शक होने लगा। भरूच की पुलिस ने जब ये 2-3 चीज़ें शक वाली भरूच पुलिस को मिल गईं, तो उसने बगैर देरी किए हुए यूपी पुलिस की मदद से यूपी के बिजनौर जिले में दबिश दी और वहाँ से सचिन के दोस्त शैलेंद्र को हिरासत में ले लिया। शैलेंद्र पहले तो झूठ बोलता रहा, लेकिन आखिर में उसने सचिन के कत्ल करने और उसके लाश के 9 टुकड़ों में काट कर अलग अलग जगहों पर फेंकने की बात कबूल कर ली। अब सवाल था कि शैलेंद्र ने आखिर अपने ही दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि सचिन के भाई मोहित को के सामने जब पुलिस से पूछताछ हुई थी थाने पर, और जब उसने बताया कि मैंने ही उसको मारा और उसके मार के उसकी हत्या करके उसके 9 टुकड़े कर दिए थे, तो मोहित को कदाचित बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, कतई विश्वास नहीं हुआ कि ये ऐसा कर सकता है, जबकि बहुत ही अनन्य दोस्त थे दोनों। इनकी दोस्ती की कस्में लोग खाया करते थे। बहरहाल पुलिस ने पूछा कि तुम दोनों पुराने दोस्त थे, ऐसा क्या हो गया? तो उसने बताया कि साहब, हम दोनों ही बिजनौर के रहने वाले हैं, दोनों भरूच में रहते हुए एक ही फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन एक दिन सचिन ने मेरे साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर दी। हम लोग अक्सर एक ही कमरे में, चाहे वो मेरे कमरे में या मैं उसके कमरे में, खाना खाकर सो जाया करते थे। हुआ ये था कि उसने एक दिन, सचिन ने शैलेंद्र का फ़ोन ले लिया, लेके उसका कैसे भी करके उसका पैटर्न लॉक खोल लिया, गैलरी में गया और गैलरी में उसमें शैलेंद्र के पति पत्नी की अंतरंग फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ थे। पति पत्नी थे, जो भी उनके मन में आया हो, और उन अंतरंग क्षणों की फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ उन्होंने अपने मोबाइल की गैलरी में सेव करके रखे थे। और जैसे ही उसने ये गैलरी में ऐसे फोटोग्राफ देखे, उनको फौरन अपने मोबाइल फ़ोन में फॉरवर्ड कर लिया। और उसके बाद शैलेंद्र को लगातार सचिन ब्लैकमेल करना, पहले उससे बातचीत की कि यार तुम ऐसा करते हो, ऐसा करते हो। उसने कहा नहीं, ऐसा तुमको किसने गलत बताया है। और फिर फोटोग्राफ भेज दी। फोटोग्राफ भेजते ही शैलेंद्र की समझ में सारा माजरा आ गया, क्योंकि ये उसकी ही फोटोग्राफ थी और उसके ही मोबाइल में ये फोटोग्राफ मौजूद थी। एक दूसरे के फ़ोन भी वो लोग देख लिया करते थे, एक दूसरे के फ़ोन से लोग उससे बात कर लिया करते थे। वो मतलब इतनी दोस्ती थी, तो उसे सहसा यकीन नहीं हुआ और वो रोज़ उन्हीं फोटोग्राफ्स और वीडियोस को लेकर सचिन शैलेंद्र को ब्लैकमेल करने लगा। इस बात से लेकर शैलेंद्र बहुत परेशान हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। उसकी नींद और चैन, सुख सब हराम हो गए। उसने भी फिर अपना पूरा होमवर्क किया, तमाम सीरियल्स देखे क्राइम के,
तमाम जगह सोशल मीडिया में अपनी जानकारी इकट्ठा की और 24 मार्च की रात अपने किराए के मकान में पार्टी के लिए बुलाया कि आ जाओ, आज दारू पियेंगे और खाना खाएंगे। पहले शराब पी गई और उसके बाद डिनर करने के बाद सचिन शैलेंद्र के, चूंकि ज़्यादा शराब पी ली थी, अपने कमरे तक जाने लायक नहीं था, लिहाजा वो शैलेंद्र के ही मकान में सो गया। शैलेंद्र उसके सोने का इंतज़ार कर रहा था। ये उसको लग रहा था कि जैसे ही सोए हम इस मौके का फ़ायदा उठाएं। सचिन ने पहला काम किया, उसका फ़ोन उठा लिया और उससे अपनी और अपनी बीवी की तस्वीरें डिलीट करने लगा। कई जगह उसने ये तस्वीरें सेव करके रखी थी अलग अलग नाम से, तो वो करने लगा। लेकिन इसी बीच में जो भी 15-20 मिनट आधे घंटे का समय लगा होगा, इसी बीच में सचिन की नींद खुल गई और उसके बाद फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। शराब दोनों ने पी थी, लेकिन सचिन ने ज़्यादा शराब पी थी और ये बार बार कहने लगा शैलेंद्र कि अब तुम दिखाना हमको फ़ोन, हमने सब तुम हमको भेजना फ़ोटोग्राफ, हम जानते हैं तुमने ये धोखा मेरे साथ किया है, गद्दारी मेरे साथ की है, मैंने तुम्हारे फ़ोन से वो सारी फ़ोटो और वीडियो डिलीट कर दी हैं। बहरहाल इसी दौरान शैलेंद्र किचन से चाकू ले आया और उसके बाद उसने ताबड़तोड़ जितने चाकू मार सकता था सचिन के शरीर पर उतार दिए। लाश को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने के लिए उसके दिमाग में पहले से ही एक प्लानिंग चल रही थी। सचिन की लाश शैलेंद्र के घर में ही पड़ी थी। रात का वाकया था। सवेरे वो निश्चित समय पर, जिस समय पर वो जाता था फैक्ट्री में, उस समय पर वो फैक्ट्री अपनी ड्यूटी पर चला गया। पूरा दिन ड्यूटी की, लेकिन वापस आते हुए काले रंग की मजबूत वाली पॉलीथीन खरीद कर ले आया और एक बड़ा चाकू, जो मीट की दुकान पर लोग रखते हैं, बड़ा और भारी चाकू, वो भी साथ में ले आया। और फिर उसके बाद शाम को जब थोड़ी रात हो गई तो उसने अपने दोस्त सचिन के लाश के टुकड़े करने शुरू किए। सबसे पहले लाश का सिर काटकर अलग किया, फिर हाथ, पांव और धड़, इस तरह से उसने कुल सचिन के शरीर के 9 टुकड़े कर दिए। 9 टुकड़े काटने के बाद इनको वो धीरे धीरे किश्तों में टुकड़ों को ठिकाने लगाने लगा। अब वो घर से एक एक पैकेट लेकर निकलता था और अलग अलग नाले में ठिकाने लगाकर वापस आया करता था। रात के समय में वो मैक्सी पहन लेता था। मैंने बताया शादीशुदा था, पत्नी की मैक्सी होगी। मैक्सी पहन लेता था और दुपट्टे से अपना मुंह कवर कर लेता था ताकि आने जाने में ये लगे कि महिला कोई सामान लेकर जा रही है और सीसीटीवी में उसकी शक्ल कैद न हो। इस चालाकी के साथ उसने एक एक करके लाश के उन टुकड़ों को ठिकाने लगाना शुरू किया। काफ़ी दूर पर नालों में वो एक एक करके पैकेट फेंकने लगा। इसके बाद भी शैलेंद्र की साजिशों का सिलसिला आगे भी चलता रहा। कत्ल के बाद सचिन के मोबाइल फ़ोन को उसने अपने पास रख लिया और कुछ दिनों तक भरूच में रहने के बाद वो ट्रेन से अपने होम टाउन वापस चला गया। इस बीच में वो व्हाट्सएप पर लोगों से चैट करता रहा, मैसेज करता रहा, ताकि लोगों को ये लगे कि सचिन जिंदा है, क्योंकि फ़ोन वो किसी का उठाता नहीं था। लोग शक कर सकते थे कि ये फ़ोन से बात क्यों नहीं कर रहा है, क्यों सिर्फ चैट कर रहा है। लेकिन उसने अपनी तरफ से कोशिश की कि इस तरह से मैसेज भेजने से लोगों को ये यकीन होगा कि वो ज़िंदा है, किसी कारण से, किसी वजह से वो फ़ोन से बात नहीं कर रहा है। उसके बाद जब वो जाने लगा वापस ट्रेन से अपने घर बिजनौर, तो उसने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। इसके अलावा भी उसने तमाम तमाशे किए अपने आप को बचाने के लिए। उसने सचिन का एटीएम कार्ड भी चुरा लिया, जिससे पहले तो उसने कुछ थोड़े बहुत पैसे निकाले, लेकिन बाद में उसे ट्रेन पर ही छोड़ दिया और साथ साथ उसमें उसका जो 4 डिजिट का जो उसमें पिन होता है, पिन नंबर भी उसी एटीएम कार्ड के ऊपर पेन से लिख दिया, ताकि ये कार्ड और उसका पिन जिस किसी के हाथ लगे वो ट्राई ज़रूर करेगा। वो ट्राई करेगा किसी एटीएम पर जाकर पैसे निकालने की। एक बार ट्राई करेगा, फिर दूसरी बार बैलेंस देखेगा, फिर तीसरी बार वो और पैसे निकालेगा। जगह जगह से जब वो पैसे निकालेगा
तो पुलिस उन जगहों पर जाकर देखेगी, सीसीटीवी में पैसा निकालने वाले की शक्ल देखेगी या उसको कैद करेगी, और पुलिस कुछ दिनों तक उसी आदमी के चक्कर में इधर उधर भटकती रहेगी और उसके पास तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन इतने हथकंडे आजमाने के बावजूद शैलेंद्र की पोल खुल गई और वो गिरफ्तार हो गया। ये गिरफ्तारी उसकी अभी 4 अप्रैल 2025 को हो गई। 4 मार्च को 4 अप्रैल को ये उसकी लाश वहाँ पर मिली थी और 5 तारीख को 5 अप्रैल को वो इस पूरी घटना के बारे में पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको जानकारी दी। आज की घटना, कुछ तिथियों में कुछ उलटफेर मुझे लगता है कि 29 मार्च को ये गंदे नाले में मिला था इन लोगों का शव, और 5 अप्रैल को इसका खुलासा हुआ था, और इसकी ये घटना हुई थी 24 मार्च को, यानी 5 दिन बाद ये इसकी लाश नालों में मिली थी। और उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। 5 अप्रैल 2025 को ये इस घटना का खुलासा हो गया था। उसको करेक्ट कर लें, तिथियां यही हैं। आज की घटना, 2 दोस्तों की दांत काटी रोटी वाली दोस्ती थी। दांत काटी रोटी की दोस्ती इसलिए कहते हैं कि एक ही रोटी में एक बार वो खाए, एक बार ये खाए, एक बार वो खाए, तो ऐसी दोस्ती को दांत काटी रोटी की दोस्ती कहते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, वो एक दूसरे पर बहुत यकीन करते थे, साथ खाते थे, साथ कभी कभी सो भी जाते थे, साथ नौकरी करते थे, और कभी छुट्टी लेनी होती तो साथ ही छुट्टी लेकर दोनों अपने गृह जनपद बिजनौर जाया करते थे। एक दिन मृतक सचिन के दोस्त शैलेंद्र का पैटर्न लॉक खोलते हुए उसने निगाह लगाई होगी और देख लिया कि इसका पैटर्न लॉक किस पैटर्न से खुलता है। सचिन ने शैलेंद्र के फ़ोन में, और फिर उसको ये जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्या है कि ये मोबाइल में पैटर्न लॉक लगाकर अपने मोबाइल को रखता है, ज़रूरत पड़ने पर उसके लॉक से, पैटर्न से ही लॉक को खोलकर तभी वो बात करता है। एक दिन दोनों एक ही कमरे में सोए, तो सचिन ने शैलेंद्र का फ़ोन पैटर्न, उसने चूंकि देख लिया था, पैटर्न उसका खोल लिया और गैलरी में देखने लगा। क्योंकि जो कुछ भी छिपाया जाता है ज़्यादातर वो वही फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ को भी लोग छिपाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी उसको अलग उसका फोल्डर बनाकर उसमें लॉक लगा देते हैं जो पिन से खुलता है। लेकिन शैलेंद्र के फ़ोन में ऐसा कोई अलग से फोल्डर नहीं था या उसको अलग से सेव नहीं किया गया था। गैलरी में जैसे सामान्य फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ जाकर सेव हो जाते हैं, वैसे ही वो उसकी कुछ फ़ोटोग्राफ सेव थी। धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते उसकी निगाह अचानक न्यूड फोटोग्राफ्स पर पड़ी। देखा उसने तो ये शैलेंद्र और उसकी पत्नी की फ़ोटोग्राफ्स थी। कुछ वीडियोग्राफ्स भी मिल गई। उसने फ़ौरन इन सारी फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स को सचिन ने अपने मोबाइल पर फॉरवर्ड कर लिया, फिर फ़ोन वहीं पर रख दिया। 5-6 दिनों बाद उन्हीं फ़ोटोज़ के बारे में शैलेंद्र की हंसी उड़ाने लगा, जिक्र कर करके हंसी उड़ा, कभी कहाँ सोए हुए थे या रजाई गद्दे के कलर, इस तरह की बातें जो दोस्तों के बीच में होती हैं, लेकिन उसका केंद्र बिंदु वही फोटोग्राफ थे। तो शैलेंद्र की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बातें ये कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। बातें कुछ उसको लग रही थी कि सही हैं, लेकिन इसको कैसे पता है, इस तरह के भ्रम में वो पड़ा हुआ था। और उसने कह भी दिया कि झूठी बातें हैं, फरेब की बातें, इस तरह की बातें हैं। तो एक दिन उन्हीं में से 2 फोटोग्राफ सचिन ने शैलेंद्र के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भेज दी। फोटो देखते ही शैलेंद्र की समझ में आ गया कि माजरा क्या है, कहाँ से ये फोटोग्राफ आए हैं। उसने कहा कि इसमें तुम्हें ऐसा क्या मिल गया, हम पति पत्नी हैं, ये फ़ोटो किसी गैर महिला के साथ नहीं है, हमारी अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो है। इसमें तुमको ऐसा क्या मिल गया कि तुम इतना खुश हो रहे हो, रोज़ रोज़ इसी के ताने देते हो। तो उसने कहा ठीक है, इसे सोशल मीडिया पर डाल देता हूँ।
लोगों को पता लग जाएगा कि तुम अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हो। ऐसी ये जो भाषा है, जो ये टिप्पणी है, ये टिप्पणी बहुत अच्छी नहीं थी। ये बात समझ गया शैलेंद्र, और फिर लगभग उसे रोज इन्हीं फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स को लेकर ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल का मतलब कि अभी मैं ये फोटोग्राफ इनको भेज दूंगा, वो वीडियो उनको भेज दूंगा, आज शराब पिलाओ, यानी आज पीने वाली पार्टी हो, कभी खाना खिलाने की बात हो, कभी चलो जूता दिलाओ हमारा खराब हो, कभी चलो मुझे कपड़ा दिलाओ। इस तरह की ब्लैकमेलिंग सचिन शैलेंद्र के साथ करने लगा उन्हीं फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स को लेकर। तो शैलेंद्र ने भी सोच लिया कि अगर इसका मोबाइल किसी तरह मिल जाए तो ये पिक्चर्स डिलीट कर दूं या तोड़ के फेंक दूं। ऐसा नहीं हुआ कि ये सब होने के बाद दोनों अलग अलग हो गए या दोस्ती खत्म हो गई, ऐसा नहीं हुआ। दोस्त थे, तब भी वो दोस्त थे, ये जानने के बाद भी कि मेरे फोटोग्राफ इसने अपने मोबाइल पर फॉरवर्ड कर लिए हैं, तब भी उनकी दोस्ती खत्म नहीं हुई थी, टूटी नहीं थी। लेकिन शैलेंद्र के दिमाग में ये जरूर आने लगा कि आखिरकार कब तक मैं ब्लैकमेल होता रहूँगा अपनी पत्नी के साथ मिली हुई फोटोग्राफ्स को लेकर। वो बहुत परेशान हुआ और फिर जैसा सब करते हैं वो क्राइम स्टोरीज और ये सब देखने लगा कि किस तरह से हमें इसका मोबाइल फ़ोन हासिल हो, मैं इस फोटोग्राफ्स को सभी जितनी ये मेरे में से इसने फॉरवर्ड की हैं उन्हें डिलीट कर दूं, या मोबाइल को ही कहीं ऐसी जगह पानी वानी में फेंक दूं कि ये कभी इस बात को लेकर हमें दोबारा ब्लैकमेल न करे। उसके दिमाग में एक बात और थी कि अगर ये फ़ोन नहीं मिल पाता है या किसी और दूसरे फ़ोन से ये में उसने सेव कर रखा है तो इसी को मार दूंगा। लेकिन अब हम ब्लैकमेल, और इससे कम से कम ब्लैकमेलिंग बंद हो जाएगी। फिर वही ये सब देखने के बाद उसने एक परफेक्ट प्लानिंग की और उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। सोचा कि पकड़ा नहीं जाऊंगा, पर लाश ने ही सुराग दे दिया। लाश में ही बाह पर बने टैटू, सचिन के टैटू से पुलिस उस तक पहुंच गई। तो कितनी भी चालाकी आप करें, लेकिन गलती ऐसी कर ही देता है अपराधी कि पुलिस अगर अपने पर आ जाए तो अपराधी तक पहुंच जाएगी। तो किसी ने सही कहा है कि बड़ा गुरूर मुझको मेरे यार पर था, बड़ा गुरूर मुझको मेरे यार पर था, बाद में पता चला मेरा एतबार एक गद्दार पर था। तो दोस्ती में अगर कोई इस तरह की गद्दारी कर दे तो उसका बड़ा बुरा हश्र होता है, बहुत ही खराब उसका अंत होता है। सोच भी नहीं सकता आदमी कि ऐसा भी हो सकता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।